हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 109 BHIC 109 जो कि है भारत का इतिहास 5 टाइम पीरियड है 1505 से 1605 ईस्वी के बीच में जो इसका घटना घटित हुआ था भारत में, उनके बारे में भारत का इतिहास 5 में पढ़ते हैं, जो कि कोड है BHIC 109। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 6 अंकों का, जिसे आपको 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि लघु प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार, या टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें आपको 6 लघु प्रश्न बताएंगे। देखिए, पहले हम बता देते हैं कौन कौन से लघु प्रश्न आपको हम बताएंगे। देखिए, पहला है 16वीं शताब्दी में फारसी इतिहास के लेखन बताएंगे इस वीडियो में, जो 6 नंबर का रहता है, आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। दूसरा है सुर प्रशासन, 6 नंबर का रहता है, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। मुगलों के अधीन नगर तथा बंदरगाह प्रशासन, ये भी बताएंगे, 6 नंबर का रहता है, 100 शब्दों में लिखना है। मध्यकालीन भारतीय साहित्यिक परंपरा पर एलिसन बुश के विचार क्या थे, ये भी 6 नंबर का रहता है। धर्म के प्रति अकबर का नज़रिया कैसा था, ये भी 6 नंबर का रहता है और 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन बताएंगे, 6 पंचे 30 नंबर का आप क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, पहला है 16वीं शताब्दी में फारसी इतिहास लेखन किस तरह की थी, या इनका विकास किस तरह से हुआ, इन पे चर्चा करना है और 100 शब्दों में इसको लिखना है, और ये 6 नंबर का रहता है। देखिए, फारसी भाषा का इतिहास लेखन फारसी बोलने वाले विद्वानों के बल पर शुरू हुआ और भाषा के फैलाव के साथ फैलता गया। मुगल काल के दौरान जैन खान की तजुक-ए-बाबरी और ख्वाजा दिमार की कानून-ए-हुमायूनी से लेकर, आइए आगे देखते हैं। देखिए, मुन्ना लाल की तारिक-ए-शाह आलम तक इतिवृत्तकारों द्वारा भारी मात्रा में वृत्तांतों की रचना की गई। अकबर के काल में ऐतिहासिक साहित्य का अद्भुत रूप से बड़े पैमाने पर सृजन किया गया था। अकबर ने इस्लामिक सहस्त्राब्दी के स्मरण उत्सव के लिए तारिक-ए-अलफी के लेखन को अधिकृत किया। इसमें 632 से लेकर अकबर के शासनकाल तक की अवधि के इतिहास को समाविष्ट किया गया। यह पुस्तक 1582 ईस्वी में अधिकृत हुई और 1592 में पूरी हुई। तो देख लिए पहला। आइए दूसरा देखते हैं, सुर प्रशासन। देखिए, आपको हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस पे ज़रूर लिख सकते हैं। देखिए, सुर प्रशासन किस तरह का था। देखिए, मुगल प्रशासनिक ढांचे की विकास प्रक्रिया में अफगान अंतराल 1540 से 1555 ईस्वी में जो है सुर प्रशासन जो आया था शेरशाह सूरी का, ये 1540 से 1555 के बीच में हुआ था, का विशेष महत्व है। शेरशाह सूरी के काल में एक ऐसी नौकरशाही के निर्माण का प्रयोग किया गया जो केंद्रीकृत निरंकुश राज व्यवस्था के अधीन कार्य करती थी। अकबर ने इस व्यवस्था को निश्चित रूप प्रदान किया। शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन की कार्य पद्धति के बारे में हमारे स्रोतों में सीमित जानकारी मिलती है, परंतु वह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का क्या मतलब होता है कि वह खुद जो शासन उसके अंदर जो काम हो रहा था, वह खुद से अपना देखरेख करता था, ठीक है, और राज्य के सभी कार्य अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण और नियंत्रण में रखता था। जो हम बताएं, प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं नियंत्रण में जो है शेरशाह सूरी रखता था। अतः अपनी योग्यता के कारण वह स्वयं तो इस प्रकार की निरंकुश व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सका, परंतु उसके उत्तराधिकारी उसके समान योग्य सिद्ध न हो सके। देखिए आगे, सॉरी ऊपर कर लिए ज़्यादा। देखिए, शेरशाह संभवतः
शेरशाह संभवतः अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से 1316 ईस्वी के बीच के शासन के इतिहास से प्रेरित था। तो शेरशाह सूरी जो है अलाउद्दीन की जिस टाइप की जो शासन व्यवस्था थी इससे ज़्यादा प्रेरित था। उसके सुल्तान के अधिकांश नियमों और कानूनों को अपनाया, हालांकि खिलजी के समान उसने उन्हें लागू करने के लिए उतनी कठोरता नहीं अपनाई। दोआब क्षेत्र में सरकार यानी खिलजियों के सिख का प्रयास प्रशासनिक एवं राजस्व की इकाई था, जबकि प्रतिरक्षा एवं प्रशासन की सहूलियत के लिए बंगाल, मालवा, राजपूताना, सिंध और मुल्तान जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाई के रूप में विलायत की व्यवस्था को कायम रखा। तो ये बंगाल हो गया आपको, मालवा और राजपूताना, सिंध और मुल्तान जैसे दूरस्थ जो क्षेत्र थे शेरशाह सूरी के अंदर, वो वहाँ पे जो है विलायत व्यवस्था कायम रखा गया। एक विलायत में कई सरकारें होती थी। एक सरकार के अंतर्गत कई परागने होते थे, प्रत्येक परागने में कई गांव होते थे। इस टाइप के जो थे विलायत होते थे। गांव मूलतः राजस्व की प्रथम इकाई थी। तो देख लिए सूर प्रशासन। अब आइए देखते हैं मुगलों के अधीन नगर तथा बंदरगाह प्रशासन किस टाइप की थी वो देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मुगलों के अधीन नगर तथा बंदरगाह प्रशासन। मुगल काल में नगरों, किलों तथा बंदरगाहों की तेजी से विकसित किया गया। इनकी देखभाल करने के लिए व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखिए कोतवाल किस तरह की थी नगर में व्यवस्था वो जानते हैं। कोतवाल की उस टाइम व्यवस्था किया गया था। इनका क्या काम था? सम्राट की ओर से कोतवाल की नियुक्ति शहरी केंद्रों के लिए की जाती थी। इसका प्रमुख कार्य शहर में रहने वाले लोगों की जान और माल की रक्षा करना था। तो कोतवाल का जो प्रमुख कार्य था जान और माल की रक्षा करना था। इसकी तुलना आज के पुलिस अधिकारियों से की जा सकती है। जो अभी के जो पुलिस अधिकारी है इसकी तुलना कोतवाल से की जा सकती है। कोतवाल शहर के बाहर जाने और अंदर आने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखता था। आइए जानते हैं बंदरगाह प्रशासन किस टाइप का था। बंदरगाह गहन वाणिज्यिक गतिविधियों के केंद्र थे। यही कारण था कि मुगल शासक इनके आर्थिक महत्व को समझते थे। बंदरगाह प्रशासन प्रांतीय प्राधिकार से स्वतंत्र होता था। बंदरगाह के गवर्नरों को मुतसद्दी कहते थे। तो बंदरगाह के जो गवर्नर होते थे उसे मुतसद्दी कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। कभी कभी मुतसद्दी के पद की नीलामी भी की जाती थी और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को यह पद दिया जाता था। मुतसद्दी व्यापारियों से कर वसूल करता था और सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था। तो देख लिए मुगलों के अधीन नगर तथा बंदरगाह। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन भारतीय साहित्यिक परंपरा पर एलिसन बुश के विचार क्या थे वो देखते हैं। एलिसन बुश ओरछा के बुंदेला शासकों के दरबार में ब्रज भाषा को प्राप्त राजशाही संरक्षण तथा दरबारी रीति काव्य का विश्लेषण करते हुए यह तर्क देती है कि औपनिवेशिक काल के दौरान आधुनिकता तथा राष्ट्रवाद के आवरण में भारतीय साहित्यविद शास्त्रीय हिंदी कविता अर्थात रीति काव्य के जीवंत चरित्र के उचित स्थान देने में आइए आगे देखते हैं देने में जो है असफल रहे। हालांकि विद्वानों ने अधिकांशतः रीति काव्य यानी क्षेत्रीय ब्रजभाषा में जो था को खारिज किया है तथा उसे नीची निगाह से देखा है, जिसमें आचार्यत्व तथा मौलिकता की कमी थी। एलिसन बुश का तर्क है कि केशव दास जैसे ब्रज लेखकों ने स्वयं को शास्त्रीय संस्कृत की शैली से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए, जो इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि वे संस्कृत एवं सर्वोच्चता तथा मौजूदा साहित्यिक नियमों को प्रशासनिक करने को तैयार थे। तो देख लिए। अब आइए देखते हैं धर्म के प्रति अकबर का नज़रिया किस टाइप का था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। 1560 से 65 के बीच अकबर ने सत्ता संभालते ही धर्म से संबंधित अनेक निर्णय लिए।
उसके द्वारा किए गए अनेक कार्यों से उसका धार्मिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस काल में सम्राट ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो राजपूतों ने मतलब खुद अशोक ने भी जो है राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तीर्थ कर हटा दिया, युद्ध बंदियों को इस्लाम धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी और जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर के इन कार्यों ने उसे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व प्रदान किया। वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों ने क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। अकबर के विविध बौद्धिक प्रभावों और पालन पोषण ने उसके व्यक्तिगत विचारों को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं उसके उदारवादी दृष्टिकोण को अण्डबरपूर्ण कहा गया। मुस्लिमों ने इसे अण्डबरपूर्ण कहा। विश्वसनीय मुस्लिम समर्थक के अभाव में अकबर के पास राजपूतों और भारतीय मुसलमानों के साथ संधि करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अतः उसके कार्यों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य माना जाता है। तो देख लिए 5 क्वेश्चन। पाँचों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए 10 से 12 मिनट में आपको ये 5 क्वेश्चन बताइए। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, तो आपको ज़रूर ऐसा वर्ड मिल जाएगा। यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे ज़रूर लिख के आइएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनकी तैयारी नहीं है उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, वो खुद से बना के भी लिख सकते हैं यदि ये वीडियो देख के गए हैं तो। चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।